नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात उस सियासी दल की जिसने कोई 2 साल पहले एक नई संभावना जगाई और आज आंतरिक कलह में फंसी हुई लगती है। पार्टी के नेता एक एक करके सवाल उठा रहे हैं, कुछ छोड़ गए और कुछ हाशिए पर खड़े छोड़ने के लिए तत्पर दिखते हैं। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में 2% वोट और 4 सीटें पाने के बाद भी पार्टी निराशा और असंतोष में क्यों है? क्या इसके लिए जिम्मेदार उसकी कार्यशैली है जो आज भी एनजीओ वादी संस्कृति के हिसाब से चल रही है, या पार्टी के अंदर बांधने वाली, एकजुट करने वाली विचारधारा की कमी है, या आक्रोश की राजनीति खत्म होने से अस्तित्व का संकट पैदा हो रहा है? कुल मिलाकर पार्टी में कलह है, लेकिन क्या इन संकटों के बावजूद जनता की उम्मीदें और विकल्प की राजनीति का स्पेस उसे जिंदा रखेगा? तो आज आम आदमी पार्टी की दशा और दिशा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भगवंत मान, जो कि संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। इसके अलावा इनकी एक और पहचान भी है, ये हास्य अभिनेता भी हैं और फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आशीष खेतान हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए ये जाने पहचाने जाते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष आपका भी। हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी हैं, लक्ष्मी नगर विधानसभा इलाके से दिल्ली में विधायक हैं, लेकिन इससे पहले ये आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं और आजकल आम आदमी पार्टी छोड़ चुके खफा हुए नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ CSDS के विजिटिंग फेलो विपुल मुदगल हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए देखते हैं कि वर्तमान वक्त में क्या है स्थिति आम आदमी पार्टी की। ये नज़ारा उस वक्त का है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता ने आम आदमी पार्टी का रुतबा आसमान पर पहुंचा दिया था। लोगों ने माना कि भारत के राजनीतिक क्षितिज पर एक नई संभावना का उदय हुआ है। नई जगी आशाओं के नायक थे अरविंद केजरीवाल। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। महज 6 महीने के भीतर उम्मीदें जमींदोज हो चुकी हैं। तब का नायक आज सवालों के घेरे में है। ये सवाल खुद उनके पुराने साथियों ने उठाए हैं। छोटा सा एक दायरा है लोगों का, वो जकड़े हुए है पूरी तरह से अरविंद को, और वो ही डिसीजंस ले रहा है। एक गेट कीपर्स बने हुए वहाँ पे, और वहाँ पे गेट्स हैं और उनके अंदर कोई जा नहीं सकता। इससे साफ है कि लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता न मिल पाना आम आदमी पार्टी को भारी पड़ा है, जबकि एक नई पार्टी के लिहाज से देखें तो आपका प्रदर्शन उतना खराब नहीं रहा। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर 2% यानी 1 करोड़ 13 लाख से अधिक वोट हासिल किए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में उसके वोट बढ़े। तकरीबन 33% वोट पाकर वो सभी 7 चुनाव क्षेत्रों में दूसरे नंबर पर रही। पंजाब से उसने 4 सीटें जीती और 24.5% वोट हासिल किए। इसके बावजूद ऐसी धारणा बनी कि आम आदमी पार्टी पराजित हो गई है, तो इसका कारण जरूरत से ज्यादा लगाई गई उम्मीदें हैं। अब हकीकत यही है कि आम आदमी पार्टी संकट में है। कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं। पार्टी के नेता आपस में झगड़ते दिख रहे हैं। सर्वोच्च नेता की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न उठे हैं। नई राजनीति का पार्टी का दावा सवालों से घिरा है। ठोस विचारधारा या नीति कार्यक्रम का न होना पार्टी के लिए महंगा साबित हो रहा है। तो अब आम आदमी पार्टी किधर जाएगी? जिस पार्टी ने राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता और सांगठनिक फैसलों में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भागीदारी देकर नई राजनीतिक संस्कृति की उम्मीद जगाई थी, क्या वो महज आसमान में चमकने वाली बरसाती बिजली साबित होगी? क्या वो सबको गंदा बताकर सिर्फ खुद स्वच्छ होने का दावा करने की रणनीति से आगे का रास्ता तलाश पाएगी, या एक क्षणिक संभावना के रूप में उदित होने के बाद वो विलुप्त हो जाएगी? तो सबसे पहला सवाल आशीष आपसे मैं करना चाहूंगी। हालांकि आप नए नए ज्वाइन किए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप एक संजीदा पत्रकार भी रह चुके हैं और पार्टी को बहुत अच्छे से समझते भी रहे हैं। हालांकि भगवंत मान जी भी उसके जीते हुए कैंडिडेट हैं, लेकिन शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ। जो पार्टी 6 महीने पहले तक संभावनाओं की तरह उभरती हुई दिखती रही, वो आज बिखरती हुई क्यों दिख रही है?
देखिए, एक इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका आम आदमी पार्टी में सिर्फ जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं या जो मीडिया को लगता है कि ये नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि पिछले 10 दिनों में आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों ने दिल्ली में हर जगह अपनी कंस्टिट्यूंसी में जनसभाएं करी और ये पूछा जनता से कि ये पैसा कैसे खर्च किया जाए, और जनता ने इसका बहुत स्वागत किया। हम वॉलंटियर मीटिंग कर रहे हैं जहां पर हमारे वॉलंटियर बहुत उत्साह के साथ लेकिन आशीष, ये वही मीडिया है जिसने आपको सिर आंखों पर बिठाया। आज आपको ड्रामेबाज क्यों कह रही है? मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जब आप स्टेटस को के खिलाफ लड़ते हैं, जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं, तो मीडिया भी उस स्टेटस को का हिस्सा है। इसलिए मीडिया आज हमको कह रही है कि ड्रामेबाज। मीडिया का पूरा तबका नहीं, एक छोटा सा तबका। जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत किए थे, तब उस वक्त तो मीडिया ने बहुत साथ देखिए, मीडिया का आज बिना ब्रेक के खबरें चलती रही। आज आप देखिए कि मीडिया नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक भी क्रिटिकल रिपोर्ट नहीं करता है। मीडिया की ये फितरत रहती है कि जीतने वाले के साथ मीडिया खड़ा होता है और हारने वाले के ऊपर मीडिया सवाल उठाता है। जबकि मीडिया का काम बिल्कुल उल्टा होना चाहिए कि जिसके पास सत्ता है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पब्लिक पोजीशंस है, उस पर सवाल होने चाहिए, ना कि जो सत्ता से बाहर है। आज मीडिया का सारा निशाना कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, जो हारी हुई पार्टियां हैं, सारा मीडिया का निशाना उसके ऊपर है। नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है, भाजपा की सरकारें जहां पर हैं, जिन राज्यों में, वहां पर क्या हो रहा है, यहां तक कि कांग्रेस की सरकारें भी जिन राज्यों में हैं, वहां पर क्या हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने आज क्या है, मैं आपको बताता हूं, छोटी सी बात। मुख्यमंत्री की मां की चेन छीन ली गई। देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। पब्लिक रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अदा कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स कैसे रोल अदा कर रहे हैं, सरकारें कैसे चल रही हैं। आशीष, आप भी मीडिया में रहे हैं और हम सब लोग मीडिया के अंदर हैं। हम जानते हैं कि मीडिया में किस तरह से खबरें कवर की जाती हैं, क्या प्रायोरिटीज होती है। अब मीडिया के बदलते हुए चरित्र के बारे में आप यहाँ पर चर्चा मत कीजिए, क्योंकि ये वही मीडिया है जिसने आपको सर आंखों पे बिठाया। ये वही मीडिया है अमृता, जिस मीडिया को महाराष्ट्र में रियल एस्टेट माफिया का करप्शन, जहां पे जमीनें कौड़ियों के भाव पर कांग्रेस और एनसीपी ने शरद पवार और शरद पवार के रिश्तेदारों को और अपने रिश्तेदारों को दे दी, जिस मीडिया को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में जो खनिज पदार्थों की लूट हुई और अभी चल रही है, जिस मीडिया को ये स्टोरीज ना दिखें और आम आदमी पार्टी मुझे हैरानी हो रही है कि जो मीडिया आपके लिए दीवाना था, वो मीडिया पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं और मीडिया आपको ड्रामेबाज कर रही है। मैं इससे आगे बढ़ती हूँ, मैं आपकी पार्टी के अंदरूनी हालत पे बात करती हूँ। आप जीत के आए, आप जैसे 3 और सांसद जीत के आए पंजाब से। आप लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, 24% से ज्यादा ही कुछ वोट मिला। और अगर देश में भी देखा जाए तो 1,13,00,000 वोट मिले 2% के हिसाब से। बावजूद इसके आपकी पार्टी के अंदर निराशा क्यों झलक रही है? आपको किसने कह दिया कि निराशा है? अब कल मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में था। अंदर तो बातें चल रही थी, संगठन कैसे बनाना है, आप बूथ लेवल से कैसे शुरू करना है, बूथ लेवल से बूथ के इंचार्ज बनाएंगे, उसके बाद फिर 10 मेंबरों की कमेटी बनाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, बूथ को अरविंद केजरीवाल जी के साथ सीधा बूथ इंचार्ज के साथ आखिरी लड़ी को पहली लड़ी से जोड़ा जाएगा। लेकिन बाहर आके मैंने अपने कमरे में बात सुनी, भगवंत मान और कुमार विश्वास नाराज, वो बाहर आ गए। कुमार विश्वास को बुखार था, वो पूछ कर आया है, मेरे से बात नहीं हुई कि भी वो दवाई लेके सो गए हैं। क्या मनीष सिसोदिया की चिट्ठी ही आपको चिट्ठी? नहीं, भगवंत मान और कुमार विश्वास को हो सकता है कि कोई उस तरह की दिक्कत ना हो, लेकिन जो मनीष सिसोदिया, जो योगेंद्र यादव, जो शाजिया इल्मी, जो अंजलि दमानिया कह रहे हैं, क्या वो सब गलत है? तो क्या लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए? राहुल गांधी कुछ कहते हैं, राहुल गांधी पर एक जोक आ जाए, फेसबुक पर कांग्रेस का एमएलए या एमपी उसको लाइक भी कर दे तो उसको पार्टी से निकाल देते हैं। क्या ये लोकतंत्र नहीं है कि हमारे लोग केजरीवाल के खिलाफ भी बोलने के लिए तैयार हैं और हम सुनने के लिए तैयार हैं? नहीं, लोकतंत्र है, लेकिन आपकी पार्टी के लोग कह क्या रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपकी पार्टी के लोग और खास तौर से शाजिया इल्मी ने कहा कि आंतरिक जमहूरियत की कमी है पार्टी के अंदर, और यही बात योगेंद्र यादव की सबसे बड़ी अमृता, सबसे बड़ी जमहूरियत ये है कि सभी लोग, एक कार्यकर्ता भी अरविंद केजरीवाल के काम में कमियां निकाल सकता है और अरविंद केजरीवाल उसको सुन रहा है। क्या मोदी साहब सुनेंगे? क्या राहुल गांधी सुनेगा ये बात?
एक उसके खिलाफ कोई पप्पू बोल दे राहुल को तो उसको निकाल देते हैं एमएलए को कांग्रेस से। मैं अमृता एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर देता हूं। जिन लोगों ने छोड़ी है पार्टी, या तो उनको टिकट उनके हिसाब से नहीं मिली, या तो उनको मंत्री पद उनके हिसाब से नहीं मिला। जैसे ही टिकट और मंत्री पद नहीं मिलता है, जैसे ही अच्छी टिकट और अच्छा मंत्रालय नहीं मिलता है, पार्टी में अंदरूनी जमहूरियत खत्म हो जाती है। आप हमारे जो मीडिया है, जो पार्टी को छोड़ गए हैं, उनका तो पूरा पूरा दिन चलता रहता है। जो आ रहे हैं उनके बारे में कभी बताया आपने? हमने तो सुना कि जो आ रहे हैं पार्टी में, जो पार्टी में आ रहे हैं, कभी बताया? हमने तो सुना कि मैं बताऊं कौन आए? 10% मैं बताऊं कौन आए? आपने नहीं बताया। 1,13,00,000 लोग आए हैं, कभी आपने बताया? ये बिल्कुल बताया, जब आ रहे थे, जब ज्वाइन कर रहे थे। आम आदमी आए हैं, 35 लाख लोग सिर्फ पंजाब से आए हैं, सिर्फ पंजाब से। नहीं, हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की कि आप लोगों ने उसको 4 सीटों पर जीत दिलाई, 24% एक गिलास को आधा खाली क्यों गिन रही हैं? आधा भरा भी तो हुआ ना। आप लोग जो कह रहे हैं वो आपकी नजर से सही है, लेकिन अगर हमें पूरी नजर से देखनी है तो एक तरफ आप हैं और एक तरफ वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं असंतोष है। असंतोष जाहिर करने वालों में विनोद कुमार बिन्नी भी रहे हैं। बिन्नी जी, जो तथ्य ये लोग बता रहे हैं, क्या वो वास्तविकता है? क्या जिनको मंत्री पद नहीं मिला, जिनको कोई टिकट न मिलने की संभावना खत्म हो गई, वही लोग पार्टी छोड़कर गए और आंतरिक जमहूरियत पे सवाल उठाने लगे? बड़े भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन 2 चीज़ें अभी निकली हैं। एक तो मीडिया पे इतना बड़ा आरोप इन्होंने अभी लगाया कि भाई मीडिया की वजह से आज ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो मीडिया की वजह से हो रही है। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये 2.5 साल पहले का वक्त भूल जाते हैं, जब मीडिया ने मेरे ख्याल से, मुझे बताऊं कि 24-24 घंटे लगातार इनको दिखाया और सरकार के खिलाफ दिखाया। और किस सरकार, जब कांग्रेस इस सत्ता में थी। बड़े भाई मैंने बहुत सुनी, मेरी गुणगान से। इससे पहले मैं आपको जानकारी दिला दूं, मैं 2 बार पहले इंडिपेंडेंट जीता हूं। ऐसा नहीं कि मैं पहले ऑपरेटर थे। हाँ, 2 बार इंडिपेंडेंट जीता हूं। दोनों नेशनल पार्टीज की मैंने जमानत जब्त कराई। दोनों नेशनल पार्टीज की इससे पहले जमानत जब्त कराई है मैंने। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, आपको जानकारी कम है। नहीं, मैं आपको बता दूं, आप आम आदमी पार्टी के हवा से ही विधायक बने। ठीक है, मैं तो इसलिए ना कहिए कि 2.5 साल पहले मैं बताता हूँ कौन किसकी वजह से होता है। थोड़ा सुकून रखिए, मैं बताऊंगा सारी चीजें। मैंने बहुत धैर्य सुना आपको। इससे पहले मैं 2 बार इंडिपेंडेंट जीता हूं और दोनों नेशनल पार्टीज की मैंने जमानत जब्त की है। और अरविंद को उस समय मैंने पार्टी को ज्वाइन किया, शायद इस देश में उस समय कोई एक भी आदमी इस पार्टी को ज्वाइन करने वाला नहीं था। लोग मुझे कहते थे पता नहीं किसके साथ जा रहे हो, क्या आपने छोड़ा? लेकिन मुझे लगा मैंने नहीं छोड़ा आज तक भी। आप मेरी बात सुनो, छोड़ा क्या? देखो आप प्लीज, आप मेरी बात को कंप्लीट करनी चाहिए। आपको जो सवाल पूछना पूछिएगा, ऐसे बीच में इंटरव्यू कीजिएगा प्लीज। बोलिए। मैंने उस समय इस पार्टी को ज्वाइन किया था, पूरे देश में कोई नाम लेने वाला नहीं था। मैंने 10 साल का अपना पॉलिटिकल जीवन इस पार्टी को दिया और वो मुद्दे, और मैंने हर मंच पार्टी को दिया। हाँ, मतलब 10 साल का पॉलिटिकल जीवन इस पार्टी को दिया। उसके बाद मैंने अरविंद को, अभी 1 साल मैंने अपना पॉलिटिकल 10 साल का जीवन, भाई आपको कैलकुलेशन। उसके बाद मैंने एक बात कही अरविंद को, हर मंच पे सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। मैंने कहा मैं पहला पॉलिटिकल आदमी हूं इस पार्टी को ज्वाइन करने वाला। अगर अरविंद भाई जो आप प्रॉमिस जनता से कर रहे हो, अगर प्रॉमिस से आप भटकोगे तो मैं सारा पहला इंसान होऊंगा आपका विरोध करने वाला। और मैं पहला इंसान रहा। क्यों रहा? आपने 10,52,000 लोगों से समर्थन पत्र भरवाए अपने भूख हड़ताल के समय पे, और आपने उनसे सबसे पहले उनको धोखा दिया। उन्होंने कहा इनको तो माफ कर ही नहीं सकते हैं। जब बिजली पानी पे आप लोगों ने समर्थन पत्र मांगे, उन लोगों ने आपके कहने से बिजली और पानी के बिल देने बंद कर दिए। उसके बाद आपने जब सरकार में आए तो उन्होंने कहा हम कम कर ही नहीं सकते। आपने ये कैसे तय किया कि हमने उनका साथ छोड़ दिया? इन्होंने बिजली पानी से बात हुई कैसे? आप तो आप दोनों भाई इतने बड़े अवसरवादी हो कि उस दिन पार्टी जनता को बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, इतने बड़े अवसरवादी हो, मुझे एमपी बनने का शौक खड़ी हो गई। मुझे एमपी बनने का शौक है। खड़े हो गए, ये पैनल मैं एमपी बन के किसी टीवी पे आ जाऊंगा। सुनो, अवसरवादी कैसे मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, मैं एमपी बन के पार्टी खड़ी हो गई। उस दिन आप लोगों ने लाके लाइन लगानी शुरू की, हम चलते हैं पार्टी में। उस दिन कोई नहीं आया पूरे हिंदुस्तान में, ना नामी ग्रामी आदमी आए, ना पत्रकार आए। हजारे की मूवमेंट में आप आए थे? मैं क्यों नहीं, हर मूवमेंट में रहा। आपको तो मैं 200 भगत सिंह की पगड़ी पहनकर 200 लड़के को लेकर आया। आपको पता है पूरे देश के लोग अवसरवादी कैसे कह रहे हैं? आपको पता है कि सबसे बड़े अवसरवादी तो आरएसएस और संघ के सारे लोग उसमें आए, पूरे देश के सारे लोग उसमें आए। कैसे कह सकते हैं? पार्टी बनने के बाद क्या विचारधारा बदली, उसके लिए बात कर रही है। आपको जानकारी हमें और बिन्नी नहीं चाहिए। नहीं, भगवंत मान जी, मैं आप लोगों के बीच झगड़ा कराने के लिए ये शो नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के बीच एक ही आदमी था जो पॉलिटिकल था, और दोस्ताना एक ही आदमी था अमृता जो पॉलिटिकल था,
एक ही आदमी था जिसकी राजनीतिक बैकग्राउंड थी, आज इस देश पहले में जीता ऐसा था, लिख लीजिए क्या हो सबसे गया। पहले उसी ने कहा मुझे मंत्री बनाओ वरना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे आप तो इनको तरीके आते हैं, इनको तरीके आते हैं। कब प्रूफ है मैंने क्या मांगा? हम मैं बताइए क्या प्रूफ है आपके पास मैंने क्या पत्रकार है, मांगा? कोई इंजीनियर अरे छोड़ भाई के छोड़ आया। दीजिए। इनके मेरे देश शुरू की में नीति जब को ये बनाने हाल वाले है लोग तो हैं। आपको पार्टी कुछ के नहीं पता अंदर जीवन क्या में होता होगा राजनीति मुझे क्या अंदाजा होती है। लगाना आप बड़ा मुझे सिखाना आसान भी लग रहा है आप वैसे तो। सिखाने के लिए आए हो, लेकिन आप ब्रेक के लिए सिखाना भी रुकते हैं, नहीं ब्रेक के चाहते, बाद आप विपुल आप गुज्जर के पास जाएंगे। आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी के अंदर इतना संकट पैदा हुआ है? भले ही आम आदमी पार्टी को बचाने वाले दो लोग ये कह रहे हैं कि कोई संकट नहीं है। मैं एक छोटी सी बात कह दूं, ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे अनशनों में पार्टिसिपेट किया, आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे कम समय का अनशन करने का, जब पार्टी छोड़ के गए। देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं इस पे बता दूं कि अरविंद चाहे केजरीवाल आते आम घंटे आदमी चला पार्टी भाई ने का इस देश में आंदोलन नाम की हत्या कर दी है। इस देश में अगले 20 साल तक कोई आंदोलन नहीं हो सकता है। ये लोगों ने इतनी जल्दी से विश्वास उठ गया इन लोगों से, क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों किया क्या है कि जिस आंदोलन से पार्टी खड़ी हुई उनके साथ हत्या कर दी, लोकतंत्र और की एक हत्या और कर बात दी। की भी- एक और बात लोगों के सामने ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं है। एक बात काम किया ब्रेक के लिए स्थिति रुकते के हैं, ब्रेक के सामने बाद आज इनके यहाँ 400 कुछ सीटों पर जमानत जब्त हुई है। आज 33 तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम ब्रेक पर जाने से पहले आम आदमी पार्टी की दशा, जो मौजूदा दशा है उसके बारे में बातचीत कर रहे थे, और जो मौजूदा दशा है उसमें आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो संकट में है। हालांकि हमारे यहाँ जो दो प्रतिनिधि हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन विपुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो अब तक की मीडिया में आई खबरें हैं और जिस तरह से उनके आम आदमी पार्टी के नेता सामने आकर बयान दे रहे हैं, उनकी चिट्ठियां सामने आ रही हैं, क्या आप भी कहेंगे कि आम आदमी पार्टी में कोई संकट नहीं है, या फिर आप ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक विफल प्रयोग साबित हो सकता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि मीडिया को ब्लेम करने से अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे साथी जो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आशीष बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मीडिया में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और वो समस्याएं झटके से दूर नहीं होंगी। उनके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, नागरिकों को भी लड़ाई करनी पड़ेगी और पार्टियों को भी लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये कहना कि हमारा सारा संकट मीडिया की उसका जनक मीडिया है, वो गलत बात होगी। देखिए, उसमें मैं बताऊं आपको, पार्टी के अंदर क्राइसिस है, संकट है और बहुत गहरा संकट है। पहली बार जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं उनकी कार्यशैली के बारे में प्रश्न उठाया गया। पहली बार उनको सराउंड करने वाले जो 3-4 लोग हैं, वो जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से दूसरे लोगों के जैसे माना जा रहा है, बताया जा रहा है, वो उनके ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ नेताओं के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ये जमीनी नेता हैं या टीवी के नेता हैं। तमाम तरह की चीजें निकल के आ रही हैं। अब ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये अच्छा है कि सामने आ रही हैं, तो ये अंदर की डेमोक्रेसी को दर्शाता है। देखिए, ये पार्टी विद डिफरेंस है, अलग तरह की पार्टी है, वैकल्पिक राजनीति की पार्टी है। आपने कुछ चीज़ों की जो शुरुआत की है वो कमाल किया है। उसमें जो बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, मेरे जैसे लोग, वो बहुत उम्मीद लगाए आपकी तरफ देख रहे थे, लेकिन अभी उम्मीदें उससे काफ़ी कम हुई हैं। फंडिंग के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टी भारत में एक ऐसा संस्थान है जो बाकी सब चीजों का विकास हुआ है प्रजातंत्र में, पॉलिटिकल पार्टी लगातार नीचे गई है। एक सुप्रीमो होता है, बाकी सब उसके चमचे होते हैं। जब चाहता है पूरे मंत्रिमंडल के इस्तीफे ले लेता है, जब चाहता है वो जिसको चाह निकाल देता है। लोग नमस्कार करते हैं, लोग बाग झुकते हैं, पैर छूते हैं, लोग बाग लेट जाते हैं। आदमी पार्टी के ऊपर भी देखिए, मैं कहना लोग बाग लेट जाते हैं। आप देखिए दक्षिण में हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े सीनियर लोग बाग सीधे लंबे चढ़ों पे, तो वो जो है ये हमारी एक प्रवृत्ति है। और ये जो कांग्रेस सिस्टम है, साइकोफेंसी का भी जनक एक तरह से, एक जो साइकोफेंसी को पार्टी में जगह देना, वो कांग्रेस ने शुरुआत की, बीजेपी ने उसको बरकरार रखा। अगर आप भी यही करेंगे तो आपसे लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो पढ़े लिखे लोगों की, वो सारी टूट जाएंगी। आपको जो है वो पार्टी के अंदर जो संकट है उसको सर माथे पे लेना पड़ेगा, कहना पड़ेगा हाँ हमारे सामने संकट है। एक मैं सवाल विपुल जी से करता हूं। आपने कहा कि साइकोफेंसी और नतमस्तक है, आपने कभी हमारी पार्टी में किसी को नतमस्तक होते हुए नहीं, अभी तक नहीं देखा। लेकिन तो फिर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, नहीं, लेकिन मैं आपके बारे में उसका दूसरा लेकिन पहलू जो है, आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें आरोप विपुल जी उस दिन सच होंगे जब हमारी पार्टी का 1 करोड़ वॉलंटियर कहेगा कि पार्टी में मैं मान लेता हूं, चलिए आपकी बात से मैं तो ये दो कागजी नेता, चलिए मैं मान लेता हूं मेरी बात मानिए कोई, लेकिन ये भी सच्चाई है कि लोग ये कह रहे हैं कि हमारी बात पार्टी के अंदर नहीं सुनी जा रही है और उसकी बात बताता हूं अमृता, मुझे बात अपनी पूरी मेरी बात सुन लीजिए आप, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। यही बड़ी सबसे बड़ी कमी है बुद्धिजीवियों की
और इन जैसे टीवी शोज की, कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पिछले 10 दिनों में 20-20 हजार वॉलंटियर की मीटिंग बुलाई और सवाल जवाब किए, ना विपुल जी को उसके बारे में पता है, ना आपको उसके बारे में पता है। देखिए जो ना पता करना चाहते हैं, देखिए ना पता करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, गलती हमारी है, गलती ना पता मीडिया करना की चाहते हैं है सर। आपने जो आप बड़ी खतरनाक बातें कर रहे हैं आप इस समय, मैं आपको बता दूं, आपको शीशा दिखा दूं, केजरीवाल मैं आपको बता दूं, 30,000 वॉलंटियर के सवाल लिए। देख एक मिनट, मेरा नंबर आया तो अभी आप बोलेंगे, आपका नंबर आप बोलेंगे, मेरा नंबर तभी आप बोलेंगे, ये तो बहुत बढ़िया पार्टी है। देखिए जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको बीच में रोका नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं मैं आपको मैं मिरर दिखा रहा हूं। देखिए आपने कहा, जैसे लालू जी कहते थे किसी जमाने में कि मुझे कोर्ट ने सजा दे दी, कोई बात नहीं, मेरा तो जनता फैसला करेगी। आप भी वही कह रहे हैं कि जब तक 1.5 करोड़ जनता नहीं कह देगी कि हम गलत थे, तब तक हम गलत हो ही नहीं सकते। गलत उदाहरण, नहीं गलत एनालॉजी दे रहे हैं। देखिए आप मुझे मेरी बात प्लीज पूरी करने आप दीजिए, करिए। उसके बाद आपके सामने मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए। मैं कह रहा हूं, आपने 2 प्रश्न पूछे, एक तो ये कि ये पार्टी विफल तो नहीं है, और दूसरी ये कि पार्टी में संकट है कि नहीं। तो मैंने कहा पार्टी में संकट है, गहरा संकट है, उसे स्वीकार करना चाहिए, और हमारी उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं, टूटी जरूर है। जो दूसरा सवाल पूछा था, इसका पहलू यही था कि हमारे आपके जैसे लोगों को, जिनको लगा था कि विकल्प की राजनीति जिसका स्पेस है हमारे देश में, वो ये पूरा कर रही है, अचानक ऐसा क्यों लगने लगा कि वो प्रयोग कहीं विफल नहीं विफल नहीं हुआ, प्रयोग बहुत सफल है और प्रयोग होगा। जो मेरा अपना मानना यह है कि राजनीति में जो लोग देखने वाले होते हैं, उन लोगों को एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए। कॉशियस ऑप्टिमिज्म जो है वो मोदी जी के प्रति भी है कि भाई आपने कहा अच्छे दिन आएंगे, हम तो कह रहे हैं कि दिल दिखाइए अच्छे दिन, हम आपके साथ हैं, इस चीज में हम आपके भी साथ हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि आपने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वैकल्पिक राजनीति देंगे, हम नहीं मानते कि आप फेल हुए हैं, हम तो मानते हैं, हम तो चाहते हैं आपको सफल होते देखना चाहते हैं, लेकिन ये जिस दिशा में आप जा रहे हैं उससे ऐसा लग नहीं रहा कि आप सफल होंगे। खड़े होके आपको स्वीकार करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों को। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, टैगोर और गांधी जी के बीच में खूब विवाद हुए, खूब चिट्ठी पत्री हुई, खूब तकरारें हुई। नेहरू और गांधी जी के बीच में भी बहुत सारे विवाद थे, बहुत सारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। भगत सिंह और गांधी के बीच में, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहा हूं, सरदार पटेल और नेहरू के बीच में बहुत सारे पत्राचार होते थे, डिफरेंसेस होते थे। देयर इज अ डिफरेंस, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। डिसेंट और डिसएग्रीमेंट और क्राइसिस में बहुत ज्यादा फर्क है। आप जिसको क्राइसिस बोल रहे हैं, हम उसको इनर डेमोक्रेसी और डिसेंट बोल रहे हैं। मैं बताता हूं मैं आपको क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी में मैंने ऐसा समय देखा है, कल्याण सिंह जी जैसे नेता फूट फूट के रोए हैं, उमा भारती को बाहर निकाला गया है। कांग्रेस पार्टी में तिवारी पार्टी बन गई, चिदम्बरम जैसे नेता भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाग गए। तो ऐसा होता है पार्टियों में, और आपके साथ भी थोड़ा बहुत हो रहा है, तो वो उसको स्वीकार करना। लेकिन ये कहना कि ये मीडिया का जन्म है, ढूंढने की जरूरत है, मैं खाली इतनी बात कह रहा हूं कि टैगोर और गांधी के बीच में अगर पत्राचार हो, विवाद हो और पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, नहीं टैगोर वाला कद हासिल कीजिए, हम आपके साथ हैं। मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। आज आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सुषमा स्वराज जी, इनकी जो डिफरेंसेस हैं पार्टी में और पार्टी की कार्यशैली के रहे, उस पर मीडिया एक भी सवाल नहीं करता है। मैं कह रहा हूं कि एक ही मैं बस अंत में एक बात और कह दूं, अमृता बस मैं एक बात कह दूं कि देखिए ये मीडिया जो है वो जो भी नई सरकार आती है उसे 6 महीने का हनीमून का समय देता है, सबको देता है, इनको भी दे रहा है, सब बुद्धिजीवियों को नहीं देना चाहिए। नहीं, आप सवाल आप अगर माफी मांगेंगे बार बार दौड़ दौड़ के तो यही होगा। मेरा सवाल बिन्नी जी से है, जो अभी भगवंत मान जी को कह रहे थे कि आप अवसरवादी हैं, लेकिन मैं मानती हूं कि अवसरवादी तो बिन्नी जी निकले, क्योंकि जिस टाइम हम जो आंदोलन था वो चरम पे था, चरम सीमा पे था, जो मीडिया था वो हम पे फूल बरसा रहा था, उस टाइम बिन्नी जी हमारी पार्टी के अंदर आए और उन्होंने जीत हासिल की, आम आदमी पार्टी के नाम के साथ जीत हासिल की। आप आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। जानकारी नहीं है मैं कब आया कब नहीं आया, शायद आपको अपना क्वेश्चन। लेकिन जो आपने अभी भगवंत मान जी से कहा कि आप अवसरवादी, वो अवसरवादी कैसे हो सकते हैं जो उस टाइम पे आए जिस टाइम मीडिया हम पर कांटे बरसा रही है, कोई हमारे साथ नहीं है, उन्होंने उस टाइम पे किया, हमें ज्वाइन किया। तो आप एक्चुअल में अपॉर्चुनिस्ट है, ना कि वो है, क्योंकि आपको अपने मन मुताबिक जो है कोई पद नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, इसलिए आप अवसरवादी हैं। आप भगवंत मान जी को अवसरवादी नहीं कह सकते। मैं पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने उस दिन ये पार्टी ज्वाइन की थी, शायद देश में एक भी पॉलिटिकल आदमी इस पार्टी को ज्वाइन करने वाला नहीं था उस दिन। मैंने पिछले 12 महीने 13 महीने इस पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में रह के सारे काम किए, और मैं सारे आंदोलनों में इनके साथ रहा जो पार्टी के दौरान इनके साथ चलते रहे। उसके बाद मेरा विवाद उसको लेके नहीं है, मंत्री पद को लेके कभी भी नहीं है। आप एक मेरी बाइट बता दें, एक मेरा स्टेटमेंट बता दें,
एक मेरी उपस्थिति बता दे जहां मैंने इनको ये कहा मुझे आप टिकट दे दो, ये मुझे बता दीजिए मुझे मंत्री पद दे दो, मैंने कभी नहीं कहा इस बात को। ये तो अरविंद की एक पॉलिसी क्या है, अरविंद की एक सोच है कि जब भी उन पे कोई सवाल करता है, आम आदमी पार्टी की एक सोच है कि जब भी उन पे कोई सवाल करेगा उसको आरोप लगाएंगे। वो आरोप के रूप में उन्होंने मुझे जवाब दिया। मेरे किसी आप प्लीज मेरी बात को पहले मेरी बात आए थे तो आपने खुद कहा था कि मुझे पद चाहिए, मैंने आपने कभी खुद कहा था, एक स्टेटमेंट इस आपने देश में खुद कहा। एक स्टेटमेंट मेरी देश में बता दीजिए आप कहीं भी मैंने कभी कुछ बोला हो। लेकिन अरविंद की खासियत यह है कि जब भी आप उस पर सवाल करोगे वो आप पे लांछन लगाएगा, आरोप लगाएगा, कहेगा आप कांग्रेस क्या सवाल किया था आपने? भाई जी प्लीज आप सुन लीजिए सवाल क्या किया था आप सुन लीजिए, बता रहा हूं ना। मैंने ये कहा अरविंद को पहले दिन, मेरे ख्याल से आप दोनों भाई उस समय पार्टी में साथ थे भी नहीं, आपको एबीसीडी भी नहीं पता थी। तो उस दिन मैंने कहा अरविंद भाई हमने 10,52,000 लोग, वो गरीब और असहाय लोग जिन्होंने आपको समर्थन पत्र देके अपने बिजली और पानी के बिल देने बंद किए, जिनके मीटर जोड़ जोड़ के आपने खूब फोटो खिंचवाए, लेकिन आप उनके बिजली पानी के बिल माफ कीजिए। वो आज भी वो दद्दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लाखों लाख रुपए के बिल आप वो कह लगे हम चलो चलो अरविंद अरविंद ने तो माना नहीं, तो आपने एमएलए होते हुए उनको 10,000 55,000 के लिए क्या किया की वजह से आप ये कह रहे हैं? मैं बता दूं नीतियों की वजह से हुआ है। जो नीतियां क्या है उस मैं बताया जो हमने चुनाव के दौरान लोगों से, भाई एक मिनट सुनिए, जो चुनाव के दौरान लोगों से हमने प्रॉमिसेस किए उनको सरकार में आने के बाद तो आपने भी किए होंगे, आप एमएलए हो। हाँ मैंने किए, तो आपने उसके बाद क्या किया? तो किया लोग मुझसे सवाल पूछते थे, लोग मुझे सवाल पूछते थे भाई आपने जो प्रॉमिसेस किए उनको पूरा कीजिए। और अरविंद केजरीवाल जैसे इंसान वो अपनी सत्ता लालची में बिजली और इसलिए मैंने विरोध किया। आप एमएलए किसी की जरूरत नहीं है। अरविंद आपने इस्तीफा दे दिया, अरविंद मैंने कभी रिजाइन नहीं, मैंने आज तक भी इस्तीफा नहीं दिया। मैं पार्टी में रहते हुए तो आवाज उठा रहा था। आप एमएलए मेरी भावनाओं को हाथ होता है कि मैंने अपने जीवन के 10 आप एमएलए तो हो, तो उसके बाद एमएलए होते हुए आपने क्या किया उन लोगों के लिए जिसका सवाल आपने अरविंद को क्या किया था? सरकार बनाएगी, सरकार के नियम है, सरकार अपने हिसाब से कानून बनाती है, एक एमएलए कुछ नहीं कर सकता है। ये पूरी विधानसभा को तय करना होता है कि क्या नियम कायदे बनेंगे। अरविंद भी एमएलए कर सकता है, अरविंद भी एमएलए सरकार थी 49 दिन सरकार बनाई उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा एक सवाल है आपसे, उन्होंने तो गलती की, वो आप मान रहे हैं कि उन्होंने गलती की, वो कह रहे हैं कि हाँ हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हमने छोड़ दिया, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी क्या अपेक्षाएं थी? आप किस उम्मीद और किस अपेक्षा के साथ इस पार्टी से जुड़े थे और क्या इस पार्टी को लेकर सपना देखते हैं? देखिए मुझे कोई एमपी बनने का शौक नहीं था। मैं ये अपनी स्पीच में भी कह रहा हूँ, हर स्पीच में आप यूट्यूब पे उठा के देख सकते हैं कि मैं एमपी बन के कोई फेमस हो जाऊँगा, मैं टीवी पे आ जाऊँगा। पहले कभी टीवी पे आया नहीं। मैं जहाज में बैठ जाऊँगा, पहले कभी जहाज में बैठा नहीं। मुझे तो 20 साल पहले लोगों ने दिल सभा का मेंबर बना लिया था। लोकसभा और राज्यसभा तो 5 साल और 6 साल के लिए हैं, दिल सभा सदा के लिए चल सकती है। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं एमपी बन गया, या मुझे सिर्फ ये है। बीजेपी वाले कल एक पूछ रहे थे मुझे, राजनेता के लिए दिल सभा का मेंबर ही सबसे अहम होता है। आम आदमी पार्टी के लोग नहीं देते हैं, किसी भी सवाल का सीधा जवाब इन्होंने देना सीखा ही नहीं। आप 100 सवाल पूछिए, ऐसे घुमा फिरा के जवाब देंगे। एक मिनट आप पूछिए मैं एक सवाल पूछिए अमृता जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे से पूछिए, मेरे से सीधा पूछिए। अमृता जी हमारी एंकर है, मेरा माध्यम है, मैं उनको जवाब दे रहा हूं। आपने सवाल पूछिए। जो पार्टी पूरे देश में लोकपाल और इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करती है, उस पार्टी में मुझे ये बताइए, आप पार्टी के अंदर का लोकपाल में कौन कौन पद पे बैठा है इसका बता दीजिए। अमृता जी उस पे सवाल मैं करूंगी, लेकिन इनका जवाब शायद आप पहले भी एमएलए रहे हैं, मैं आपकी जानकारी में थोड़ा इजाफा कर देता हूं। इंटरनल 18 जो लोकपाल है उसमें कौन कौन मेंबर है? 18 जो लोकपाल है उसमें कौन कौन मेंबर है बताइए सब लोगों को एक बार। भगवान जी, सर आप सेलों पर भगवान जी और बिन्नी जी, आप 1 मिनट के लिए शांत होइए। मैं बस आप दोनों की क्वेरी शांत करने के लिए। 1885 में कांग्रेस बनी थी, 1930 में पहली एमसी की इलेक्शन जीती थी। एमसी की 45 साल बाद पार्टी के अंदर इंटरनल डेमो आपका 27 साल बाद बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी 84 में। हम 1.5 साल की बात कर रहे हैं, 27 एमएलए 4 एमपी हैं। लेकिन भगवान जी ये वो सवाल का जवाब नहीं जो मैंने आपसे पूछा था। मैं दो चीजें पूछना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ। लेकिन एक इनको बोल दीजिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो बोलिए। ठीक है, आप नहीं बोलेंगे। आपने टोकटाकी शुरू की, आपने इधर टोकटाकी शुरू की। देखिए, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। पंजाब में 9 कंस्टिट्यूंसी आती है एक एमपी के, ये कम से कम इनको बोल दीजिए कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मत बोले। आप दिल सभा के मेंबर हैं, आप लोकसभा के मेंबर हैं, आप बड़े हैं। मैं रेंटी कार्ड दिखा दूं आपको तो मान जाएंगे। हम आपका मैंने इस्तीफा भी नहीं दिया, स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं
कि आप बड़े हैं। अरे आपको मंत्री बना कौन रहा है? बहस को बहस की तरह रहने दीजिए। अरे मुझे लोगों ने मंत्री बना दिया। चार आपके पास एमपी हैं, आप मंत्री बनने की मैं वो आदमी हूँ, मैं वो सिस्टम है, संविधान है, मैं ऐसे नहीं सर, चलेगा। आप लोगों के खतरे का का झगड़ा आप मजाक अदर नहीं उठा जारी रहेगा। एक सकते। ब्रेक के मुझे लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद 49% वोट पड़े हैं, मोदी को 47 पड़े हैं। आप चेक कर लीजिए। अरे वो आपके पर्सनल वोट पड़े, आम आदमी पार्टी को नहीं पड़े। किसको पड़े? आपका व्यक्तिगत इतना अच्छा है, आप इतने व्यक्तिगत रूप से चल शुक्र है, बात तो रहे ना। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के अंदर क्या आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बिन्नी जी ने एक सवाल उठाया था। बिन्नी जी का सवाल था कि आंतरिक लोकतंत्र तो छोड़िए, आंतरिक लोकपाल भी नहीं है, और लोकपाल, जन लोकपाल को लेकर जो पार्टी इतना लड़ती रही है उसके अंदर लोकपाल जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन आज ही एक अखबार के हवाले से मैं एक खबर देना चाहती हूँ। उसमें योगेंद्र यादव जी के हवाले से जो पार्टी के अंदरूनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या खामियां हैं उस पर सवाल उठाए गए। कुछ दो चार उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। पहला लोकपाल का मैं जिक्र कर देना चाहती हूँ। आंतरिक लोकपाल का ढांचा अस्तित्व में नहीं है, इस तरह की बात कही गई है उसमें। और उसमें जो 2 मेंबर्स हैं उसमें इलिना सेन और पूर्व नेवी चीफ हैं एक, मगर उसमें कोई लीगल बैकग्राउंड का शख्स नहीं है। लेकिन उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो खामियां हैं पार्टी के अंदर, उसमें ये बोला गया है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में 30 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें 7 महिलाएं और 5 स्टूडेंट्स होने चाहिए। लेकिन महिलाओं के नाम पर सिर्फ 2 महिलाएं हैं, अंजलि दमानिया, जो कि अंजलि दमानिया, महिलाएं तो है ना, मैं पहले नाम पर महिलाएं, पहले आपने कहा था कि आप बोलेंगे नहीं बीच में। 2 तो महिलाएं हैं ना, उनको तो महिलाएं मान लो ना। 7 होनी चाहिए ना, नहीं, महिलाओं के नाम पर स्टूडेंट के नाम पर कोई नहीं है। ऐसा प्रस्ताव है, ठीक है, प्रस्ताव ठीक है। और वो पार्टी जो हाउ वी आर डिफरेंट के नाम से जानी जाती है, उसमें और भी कई तरह के सेंट्रल कमांड नहीं होने की बात कही गई थी, लेकिन सेंट्रल कमांड के ही तहत सब कुछ चल रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीजें कही गई हैं। लेकिन जो लोकपाल की बात कही थी उसको मैंने सोचा कि अपनी तरफ से क्लैरिफाई कर दूं। पर सवाल यही है विपुल मुदगल जी, ये भी आपको सुनना चाहते हैं, वो भी सुनना चाहते हैं, उम्मीद है वो भी, बिन्नी जी भी सुनना चाहते होंगे कि आखिर ये संकट क्यों पैदा हो रहा है। 1.5-2 साल की पार्टी जिसने अच्छा काम किया, मतलब चुनाव में उसके परफॉर्मेंस को कोई भी नकार नहीं सकता है कि 2 साल में कोई पार्टी अगर इतना अच्छा परफॉर्म करे उसको किसी भी तरीके से खराब नहीं कहा जा सकता। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे जानकारों को ये क्यों लग रहा है कि दरअसल ये एक बरसाती बादल की तरह या बरसाती बिजली की तरह है, जो थोड़ी सी कड़क गई, चमक गई और इसके बाद गायब हो जाएगी और इसका कोई अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। क्यों उसकी 3-4 वजहें जो हमने अपने एंकर लिंक में बताई थी। क्या ये एनजीओ संस्कृति में पली बढ़ी पार्टी है, इस वजह से उस संस्कृति से बाहर नहीं निकल पा रही है, या फिर इसके अंदर एकजुट करने वाली विचारधारा की कमी है, जिसकी वजह से देखिए 3 लोग हैं, तीनों लोग आम आदमी पार्टी के रहे हैं, लेकिन तीनों लोग एकजुट दिख नहीं रहे हैं भी आप जी। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये पार्टी पैदा हुई थी तब उस समय आक्रोश की राजनीति करती थी, और आक्रोश की राजनीति से वो अस्तित्व में आई। लेकिन उसके सत्ता में आने के बाद भी उसका तेवर वही बना रहा। ये भी क्या आपका जवाब, ये भी क्या उसकी विफलता की वजह? अमृता जी, ये सवाल है या जवाब है? क्या नहीं, कोई बात, जो भी कुछ है, इतना बड़ा सवाल है कि जवाब छोटा हो जाएगा। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए पार्टी ना तो विफल हुई ना इररेलेवेंट हुई। जो पार्टी में बहुत अच्छे लोग आए, इतने बढ़िया लोगों को इसने जो अट्रैक्ट किया, वो भी एक पार्टी की एक बहुत बड़ी पहचान है कि भाई इतने अच्छे लोग आपके पास आए। लेकिन उन बढ़िया लोगों को रख पाना अब आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती है, और वो लोग जो है वो विचलित हो रहे हैं और वो लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कई कारणों की वजह से। देखिए, आपको, अगर आपने जैसे कहा कि पार्टी विद द डिफरेंस है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप पार्टी विद द डिफरेंस कैसे हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको जो पार्टिसिपेशन की राजनीति आप कह रहे हैं, देखिए आपने विचारधारा के स्तर पर अपनी विचारधारा क्लियर नहीं की। काफ़ी समय तक लोगों ने उसको अलग अलग नाम दिए। मैं खुद कहता रहा कि एक हाइब्रिड आइडियोलॉजी है, अच्छी गवर्नेंस देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ रखना चाहते हैं, लेकिन समय पे शायद एक बड़ा पत्र आएगा जिससे हमें समझ में आएगा कि आप कहां खड़े हैं। वो पत्र अभी तक आया नहीं। और उसमें जो विजन जो भी आया, वो उसमें मतलब विचारधारा अभी भी हाइब्रिड ही है। एक तरह से वो भी स्पष्ट होनी चाहिए,
उसके अलावा आपकी जो दूसरी जो आपकी राजनीतिक चीजें हैं, जैसे कि आपने पार्टिसिपेशन की बात की, तो वो पार्टिसिपेशन पार्टी के अंदर दिखाई पड़ना चाहिए साफ तरह से। और तीसरी बात यह है कि ये जो साइकोफेंसी की कल्चर है, जिसको कि किसी एक पार्टी में सदस्य ने पर्सनैलिटी कल्ट कहा है, तो वो सभी पार्टियों में है। और उनसे अगर आप पार्टी विद द डिफरेंस है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम कैसे अपने विरोधियों की बात सुनते हैं और कैसे पार्टी को राइट ट्रैक पे लाया जा सकता है। तो मेरा अपना मानना यह है कि पार्टी रेलेवेंट है, लेकिन एक दोराहे पे खड़ी हुई है, और उस दोराहे पे उसे अब ये फैसला लेना है कि हम सही रास्ते पे चलेंगे या हम दूसरी पार्टियों की तरह जाएंगे। जी, आशीष आपको जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं इनकी सारी बातों का जवाब देता हूँ। एक ये हाइब्रिड आइडियोलॉजी वाली जो बात बार बार इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, आज कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? क्या कांग्रेस आज सोशलिस्ट पार्टी है? लेकिन क्या आप उन्हीं के रास्ते पर जाना चाहते हैं? मेरी बात, आज देश एक पोस्ट आइडियोलॉजिकल फेज से गुजर रहा है, ये बात आप मानेंगे? पूरा देश एक पोस्ट आइडियोलॉजिकल फेज से गुजर रहा है। हम पूरी दुनिया पोस्ट आइडियोलॉजिकल फेज से गुजर रही है। आज की तारीख में हमने बार बार कहा है कि हम किसी इज्म से बंधेंगे नहीं, क्योंकि आज देश के सामने भी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हम सोशलिज्म शब्द का इस्तेमाल करते जरूर हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन एक भी सोशलिस्ट पॉलिसी हमारे देश की चुनी हुई पार्टियां, चुनी हुई सरकारें नहीं फॉलो करती हैं किसी भी क्षेत्र में। तो इसलिए जो हमारी जो पॉपुलर स्कीम्स ले आई, जो राइट बेस्ड स्कीम्स ले आई, वो सब सोशलिस्ट स्कीम्स नहीं थी। मैं कह रहा हूं कि एक तरफ राइट बेस्ड पॉलिसीज लेकर आए, दूसरी तरफ इम्प्लीमेंटेशन और डिलीवरी मैकेनिज्म को मजबूत नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत करप्शन हुआ। जो पैसा जनता तक जाना था वो जनता तक नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ वही सरकार प्रो बिग मनी और प्रो कैपिटल रही, जहां पर आपने देश के संसाधनों को, मिनरल रिसोर्सेज को, कोयले की खदानों को, टेलीकॉम को कौड़ियों के भाव क्रोनी कैपिटलिस्ट को लाइन लगा के बांट दिया और पैसा कमाया। तो वो प्रो पुअर और प्रो राइट बेस्ड आइडियोलॉजी कैसे हो सकती है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा देश एक आइडियोलॉजिकल संकट से गुजर रहा है। इसलिए जो हमारी आइडियोलॉजी है और कांग्रेस के डिसेंट्रलाइजेशन है, अदरवाइज वो बता देते कि वो पोस्ट आइडियलिज्म की जो आप बात कर रहे हैं वो मैं पार्लियामेंट में देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लोगों का पार्टिसिपेशन राजनीति में, डेमोक्रेसी में, स्वराज, भ्रष्टाचार खत्म करना, जनता को उसके अधिकार मिले, राइट बेस्ड अप्रोच। आप इसको कोई भी आइडियोलॉजी का नाम दे दीजिए। नहीं, आप पत्र निकालें ना, आप वो पार्टिसिपेशन आप अपनी पार्टी के अंदर भी दिखाएं। नहीं, जो पार्टिसिपेशन की बात देश में हो रही है, वो पार्टिसिपेशन पार्टी के अंदर भी दिखे। पार्टी के अंदर है। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ एक एक आदमी की नजर में नहीं है, दो आदमी की नजर में नहीं है, लेकिन वहां पर ऐसे तमाम लोग। तो आप भी ये मान रहे हैं कि एक दो आदमी जो है वो चुनौती देने वाले हैं, बाकी सब ठीक है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस पर चर्चा हो रही है। कल भी नेशनल एग्जीक्यूटिव बैठी, जिन लोगों ने सवाल उठाए वो भी चर्चा में शामिल रहे, दिन भर चर्चा हुई, आज भी चल रही है, आज भी चर्चा चल रही है। ये इन्हें पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या है? आप आइडियोलॉजी, जीडीपी, जो जे लोग बैठे हैं, इनसे कुछ मेरे ख्याल में जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं पता होगी। इनको तो गैस सिलेंडर चाहिए, इनको तो हमसे ज्यादा पता है इन लोगों को, इनको तो खाना चाहिए। मैं पार्लियामेंट में पिछले 3 दिन से जा रहा हूँ। बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई है अंग्रेजों ने, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, उसकी कैंटीन है। वहाँ पे जो रेट लिस्ट है, अगर मैं आपको बता दूँ तो आपकी आंखें, आपके आईब्रोज ऐसे हो जाएंगे। 12 रुपए में बिरयानी की बड़ी प्लेट मिल जाती है, 2 रुपए में हमें पानी की बोतल मिल जाती है। अच्छे दिन आ गए हैं तो वही रेट लिस्ट मैं बाहर आके बताऊंगा। आम लोगों को भी वही क्वालिटी का खाना बाहर भी मिलना चाहिए। अब मुझे पता चल गया है कि जो लोग कहते थे कि 26 रुपए वाला गरीब नहीं है, तो वहां पार्लियामेंट की कैंटीन में सचमुच में 26 वाला गरीब नहीं है। वहां बैठ के उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, 26 रुपए को पार्लियामेंट से बाहर लेके आइए, फिर बताइए क्या रेट चल रहा है। आपकी पार्टी क्या करेगी? मैं ये मुद्दा उठाऊंगा, मैं रेट लिस्ट लेके आऊंगा कैंटीन की। हमें इतनी तनख्वाह मिलती है, इतने भत्ते मिलते हैं, उसके बावजूद हमें कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। हमें खाना इतना सस्ता मिलता है। वाई हमें ओनली, इनको क्यों नहीं? तो क्या आप इन मुद्दों को संसद के अंदर उठाएंगे? कि जो रेट पार्लियामेंट की कैंटीन में चल रहा है, वो रेट बाहर भी उसी क्वालिटी का खाना हम लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि बहुत सारे लोग चुनाव बाद पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और आप
विधानसभा चुनाव के बाद छोड़कर चले जा चुके हैं। कल एक खबर और भी आई थी आम आदमी पार्टी के बारे में कि वेस्ट बंगाल की पूरी टीम आम आदमी पार्टी की बीजेपी में शामिल हो गई और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में भले ही नहीं शामिल हुए लेकिन पार्टी छोड़कर चले गए। एक तरफ जब इतनी अच्छे आदर्श वाली बातें हैं तो फिर सारे लोगों का मोह भंग क्यों हो रहा है? मैम देखो, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जो अंदर कैंटीन में खाना है वो लोगों को उस रेट पे मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। मैं इनकी बात को सराहना करता हूँ कि अच्छा सवाल है, इनको उठाना चाहिए लोकसभा में जाके। लेकिन मुझे लगता है कि देखो, मेरा मकसद कभी भी ये नहीं रहा कि मैं आम आदमी पार्टी को डैमेज करूं। मेरा आज भी ये कहना है आम आदमी पार्टी को, जो गलतियां हो रही हैं उनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक नया विकल्प इस देश को मिला था। मेरा व्यक्तिगत पॉलिटिकल जीवन खत्म हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी पार्टी को उठाने के लिए अगर मुझे इतनी कुर्बानी देनी पड़े करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो विचार जो इस देश में जो नया विचार पैदा हुआ था आम आदमी पार्टी के थ्रू, उसकी मुझे लगता है हत्या हो गई है। अगले बहुत लंबे टाइम तक लोग विश्वास नहीं करेंगे। अगर कोई आदमी पहल करना चाहेगा तो मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम तक उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे लोगों ने बहुत तेजी से विश्वास किया, आम आदमी पार्टी पे लोग तेजी से विश्वास अभी भी करते हैं। वो विचार जो है वो इस आप अपनी पार्टी बनाइए, इसकी वजह से जो जिस विचार की हत्या होगी उसको जीवित करिए। आप नहीं, आप खुद आगे बढ़िए। अगर हमें लालच होता तो हम बीजेपी का रास्ता अपना सकते थे, हमें लालच होता तो हम कांग्रेस में जा सकते थे। हमारे पास तमाम ऑफर्स पिछले दिनों रहे हैं, लेकिन हमने कहा हम किसी हालत में नहीं जाएंगे। अच्छा भगवंत मान जी, ये बताइए कि जो मैंने सवाल उनसे किया था वही आपसे, आप इतने आदर्श की बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, सब कुछ जनता की भलाई के लिए हो रही है, तो जो आपकी पार्टी के लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनका मोह भंग क्यों हो रहा है? वो क्यों जा रहे हैं छोड़ के? मैंने उनसे जो सवाल किया था कि पश्चिम बंगाल में 4 लोग या 5 लोग जो थे वो सब छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो इसका मतलब सारा पश्चिम बंगाल आ गया? आपकी पार्टी के जो लोग चुनाव लड़े थे पश्चिम वो बंगाल का सब यूनिट बीजेपी में शामिल 4-5 लोग हैं ना। आप 4 ही लोगों को चुनाव लड़ाए थे तो मेरी गलती है क्या? कोई बात नहीं, ऐसा है, चलता रहता है। देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है, आना जाना बना रहता है, पार्टी का एजेंडा नहीं बदलना चाहिए। पार्टियां ऐसी बनती हैं, लोकतांत्रिक तरीका है। किसी आदमी, कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो ये देख लेते हैं कि इधर लाइन छोटी है, हमारी बारी पहले आ जाएगी। जब उनको लगता है यार इधर भी बारी नहीं आई, फिर वो कहते हैं ये तो आप भी तो लाइन छोटी देख के आ गए थे लगता है। कौन आया? मैं उस वक्त आया हूं जब कांग्रेस मुझे राज्यसभा दे रही थी महाराष्ट्र से। मैंने कहा मैं मिशन पे हूं, मैं कमीशन पे नहीं हूं। मैंने उस पार्टी से चुनाव लड़ा है जो पंजाब में सबसे ज्यादा नई पार्टी है। जब मैं अपनी टिकट लेके गया था, 0 वोट बैंक था, कभी लड़े नहीं इलेक्शन, और मैं जीत के आया हूं। 2,15,000 का मार्जिन है, बिगेस्ट एवर इन पंजाब। और अकाली दल, वो हरसिमरत कौर सुखबीर सिंह बादल की पत्नी कह रही है मेरी ऐतिहासिक जीत हुई है, मैं भगवंत मान के बाद दूसरे नंबर पे आई हूं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं भी छोटी लाइन देख के आया हूं? आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मुझे एमपीशिप की बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी है। परसों मुझे फोन आया, कुवैत में एक डेथ हो गई, पंजाबी एक कोई गए हुए थे, वहाँ डेथ हो गई। पिछले 1.5 महीने से वहाँ पे डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी थी। उन्होंने कागज़ पत्र पूरे करके कहा जी हमें 5:30 बजे हमने एयरपोर्ट पहुँचना है दिल्ली के। मैंने कहा जी मैं दिल्ली में हूँ, मैं आऊँगा आगे। मैं गया क्योंकि मेरे पास ID कार्ड है, मैं एयरपोर्ट के अंदर जा सकता हूँ डॉक्यूमेंटेशन लेके। जैसे ही मैं इंटरनेशनल कार्गो में पहुँचा, इतना दुख हुआ। वहाँ पे लोग ऐसे 4-5 फैमिलियां पंजाबियों की ऐसी थी जो कहती थी हमें भी बॉडी दिलवा दो जी। ये क्या हो रहा है? हम पहले तो हमें सिस्टम धकेल रहा है बाहर, वहां पहले हम रोल के मर जा रहे हैं, उसके बाद मरने के बाद फिर कोई ऐसा हेल्प डेस्क है इंडिया गवर्नमेंट का एयरपोर्ट पे या पंजाब गवर्नमेंट का कि बॉडी दिलवाने के लिए भी MP की जरूरत पड़ेगी? और वो इमिग्रेशन के और कस्टम, यही तो सिस्टम की खामियां हैं जिसने आपके लिए जगह बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपके आने से सिस्टम सुधरेगा। कि एयरपोर्ट पर हमारे परिजनों की बॉडी आ गई है, वो तो दे दीजिए, उसके लिए साइन नहीं हो रहे। और वो कह रहे जी रूल ये है, कहते इनमें से कोई सगा नहीं है, ब्लड रिलेशन का नहीं है। तो मैंने कहा कि मैंने सिस्टम की खामियां आप ही लोग दूर करेंगे, इसीलिए आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और इसीलिए आज हम ये बहस कर रहे हैं कि जो कमियां रह गई हैं, पार्टी में कमियां हैं, पार्टी में कमजोरियां भी हो सकती हैं, ये सभी पार्टियों में हैं। राहुल गांधी और राजनाथ नहीं, आज हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ आपके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक पे लौटना होगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो यहाँ पे जो नौजवान हैं वो आपकी पार्टी से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं, वो भी सवाल करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज आम आदमी पार्टी की दशा और दिशा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी की पार्टी के प्रतिनिधियों से तो हमने बातचीत की, अब सीधे जनता के सवाल। जी, मैं बिजनौर से हूँ। जब अन्ना जी ने 5 दिन ये आंदोलन शुरू में भ्रष्टाचार के विरुद्ध शुरू किया था, हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। देश के लोगों को बहुत सारी आशा थी आम आदमी पार्टी से। पिछले इसी आम चुनाव में मैं अभी बिजनौर गया, वहाँ गांव देहात में घूमा, तो वहाँ लोगों की सबसे बड़ी 2 समस्या थी जो शक शुबा था आम आदमी पार्टी के लिए। पहला तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक जिद्दी और अड़ियल रवैया रखता है, और दूसरा यह पार्टी विदेशी फंड पैसे से चल रही है। एक गांव देहात में ऐसी सोच होना, उससे आप निकलिए। पहले आप वहाँ कहीं ना कहीं यूपी में इस तरीके की बातें हैं, आप गांव देहात में इन्हें दूर कीजिए। जी, मैं उसका जवाब देता हूँ। ये पूरा प्रोपेगेंडा बीजेपी और आरएसएस का है। आरएसएस को महारत है झूठ फैलाने में। आरएसएस ने गांव-गांव जाके कहा है कि हमें अमेरिका और पाकिस्तान से पैसा आता है। हमें कहां से सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट फंडिंग इस पॉलिटिकल पार्टी की है। हमारी सारी डोनेशंस ऑनलाइन है, हमारे सारे डोनर्स ऑनलाइन है। कोई बता दे कि कांग्रेस और बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आता है, किसने पैसा दिया उनको हजारों करोड़ रुपए। ये आरएसएस को इसमें एक्सपर्टीज है कि जो पॉलिटिकल पार्टी उभरती हुई दिखती है उसके खिलाफ वो झूठ फंडिंग का सवाल तो हो गया, लेकिन जो जिद्दीपने की बात की थी नहीं, ये जिद्दीपन वाला भी। आप ये बताइए कि बिजनौर के लोगों को क्या पता कि आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अड़ियल और जिद्दी है? ना वहां से कभी कोई एमएलसी बना, ना एमएलए बना, ना कॉर्पोरेटर बना, ना एमपी बना। ये सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का दुष्प्रचार है और कुछ नहीं है। लेकिन बिजनौर का आदमी आके अन्ना आंदोलन में शरीक हुआ, वो अन्ना आंदोलन में शरीक हुए, बहुत स्वागत है इनका। आप ये बता दीजिए कि हम कैसे अड़ियल और बिल्कुल जिद्दी हैं। हम अगर ये कहते हैं कि हम जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बिजली पानी की जो समस्या को खत्म करेंगे, अगर इसको जिद्दीपन कहते हैं, अड़ियल कहते हैं, तो हम हैं अड़ियल। जी, अगला समाधान बहुत छोटी सी बात इसमें मैं जोड़ दूं, इसमें जो जिस भागीदारी की और विकेंद्रीकरण की बात आप पूरे देश की राजनीति में कर रहे हैं, अगर वो पार्टी में नजर आएगी तो लोगों का ये नजरिया दूर होगा। सर बिल्कुल, जिसने भी फैलाई हो बात वो फैलाई होगी, लेकिन वो करने का मौका है आपके सामने। बिल्कुल कर रहे हैं। मैं कल की एग्जांपल दे देता हूं। मैंने 2 मार्च को पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने मेंबरशिप ली थी। 8-10 मार्च को, और मैं पार्टी ज्वाइन करने के समय मैंने अरविंद जी को बोला था कि भले ही मेरी ड्यूटी पंजाब की दीवारों पर पोस्टर लगाने की लगा दो, मैं वो भी लगा दूंगा, मुझे टिकट नहीं चाहिए। तो नहीं, बड़े नामों को हम बड़े नामों के खिलाफ लड़ाना चाहते हैं। मुझे 10 मार्च को टिकट मिल गए, तो मैं मेरे ख्याल में सबसे जूनियर हूँ ज्वाइन वितरण में भी ये बात। उसके बाद मैं एमपी बन गया, सबसे बड़े मार्जिन से मैं एमपी बन गया। तो कल संसद में हमें फोन आया, जैसे ही संसद से फ्री हो जाते हो, चारों आदमी, नेशनल एग्जीक्यूटिव में चल रही है मीटिंग, आप लोगों को आके वहाँ पे बोलना है। इसका मतलब हमने तो नहीं कहा था कि हमें वहाँ नेशनल में बुलाओ, उन्होंने कहा लेकिन कि आपने जो बात कही उसी में कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि एक तरफ वो कार्यकर्ता हैं जो कई सालों से उनके लिए संघर्ष करते रहे, उनको न टिकट मिला ना उनको बोलने का मौका मिला, लेकिन दूसरी तरफ आपको बड़े लोगों के खिलाफ क्योंकि चुनाव लड़ाना था इसलिए आपको खड़ा कर दिया। मैं चाहती हूँ अगले सवाल। अमृता, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ था वो क्या था? उसमें 5000 को तो मैंने एक चीज मैं अमृता आपसे पूछना चाहता हूँ, तो वो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। टिकट वितरण में बहुत दिलचस्पी है बुद्धिजीवियों की और मीडिया की। आप ये बताइए कि इस पार्टी ने क्या किसी क्रिमिनल को, क्या किसी करप्ट आदमी को, दूसरी बात मैं मुद्दल साहब से करना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा कैंडिडेट था इस पार्टी में जो कोई बहुत बड़े उद्योगपति घराने से था, जो आम आदमी नहीं था, जिसकी पब्लिक सर्विस उद्योगपति घराने से था? क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अमृता, आप क्या बात कर रही हैं? एक आदमी ऐसा बता दीजिए जिसको टिकट इसलिए ना मिली हो क्योंकि उसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन पब्लिक लाइफ में ना रहा हो। मैं इसका बहुत छोटा सा जवाब पब्लिक लाइफ में जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा सा जवाब ये है कि अगर आपने क्रिमिनल को कोई टिकट नहीं दिया तो कोई एहसान नहीं किया। आप एक डिफरेंस वाली पार्टी बनाना चाहते हैं, आपको यही करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा और लोगों को नजर आना पड़ेगा। जब आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, आप कह रहे हैं एहसान नहीं कर रहे। ऐसा नहीं, ठीक है कि आप कह रहे हैं कि हमने नहीं दिया। 150 कांग्रेसियों को बीजेपी ने टिकट दिया। नहीं, सारे प्रयोग, सारी अच्छाइयां, सारी चीजें आप सिर्फ आम आदमी पार्टी से उम्मीद है ना? नहीं करते हैं, दोहरे मापदंड है आपके, दोहरे मापदंड है। एक मिनट अमृता, दोहरे मापदंड है।
एक बार भी अब सवाल नहीं करते हैं कि बीजेपी ने किसको टिकट दी। नहीं, बीजेपी से तो करेंगे एक ही बार नहीं करेंगे करते सवाल। हैं कि येदियुरप्पा को क्यों नहीं, ये गलत बात है। नहीं, गलत बात ये है। गलत बात है कि आप इसलिए आप एक बार लोग आपसे उल्टे करते हैं क्योंकि आप लोग कहते हैं कि सब गलत है, सब गलत है, केवल हम ही सच हैं। आप बुद्धिजीवियों को नाराज क्यों कर रहे हैं? वो तो आपकी तरफ है। सर मेरा सवाल आप ही से है, आप ही से, तो आप ही को बोलने का मौका मिलेगा। आपकी एक बात से असहमति जताते हुए कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर संकट है और ज़्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान का एक सिद्धांत है कि मैं तुम्हारी बात से असहमत हूं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरे कहने के अधिकार की रक्षा करो। अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये बात पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और पार्टी के आला नेता उस पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, उसके छोड़ने का सम्मान कर रहे हैं, तो आप इसे कैसे कह रहे हैं कि और डेमोक्रेटिक होने की ज़रूरत है या और ज़्यादा आपको सुधार की ज़रूरत है? तो डेमोक्रेसी का और सम्मान कर रहे हैं, उनके कहने के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं, फिर आपको कैसा संकट दिख रहा है इसमें? छोड़ के जाना तो आसान है, छोड़ के जाना तो आसान है। जो लोग कह रहे हैं बदलना चाह रहे हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। देखिए, छोड़ के जाना तो आप कहें कि आप छोड़ के जाइए, जो जाना चाहे कहीं भी चला जाए, और ये कहना कि हमारे अंदर सुधार की गुंजाइश ही नहीं है, ये तो फाशिज्म है। ये तो बहुत खतरनाक बात है। किसने कहा कि हमारे अंदर? आपने नहीं कहा। हाँ, सुनिए, इतने ज्यादा संवेदनशील मत हो। नहीं, आपको देखिए, आपके स्टेटमेंट का मतलब यही निकलेगा। आप ये कह रहे हैं कि फासिज्म का आरोप हमारे ऊपर लगा। नहीं, ये एक शब्द का इस्तेमाल है, आपके खिलाफ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति या पार्टी ये कहना शुरू कर दे कि हमारे अंदर सुधार की गुंजाइश ही नहीं है, अगर आप ऐसा मत हैं तो बाहर चले जाएं, तो फिर वो डेमोक्रेटिक कहां हुआ? डेमोक्रेसी की गुंजाइश है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं बता रहा हूं, जानते हैं समस्या क्या है? शाजिया छोड़ के गई और अभी योगेंद्र यादव जी की जो चिट्ठी आई, ये दोनों नेता पार्टी के स्ट्रक्चर बनाने में शुरुआत से इन्वॉल्व थे। इन्होंने पीएससी की संरचना करी, इन्होंने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इन्होंने नेशनल एग्जीक्यूटिव बनाई, इन्होंने तय किया कि चुनाव कैसे लड़ेंगे, इन्होंने टिकटें बांटी और इन्होंने टिकट ली और चुनाव लड़ा। अब ये कैसे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं और सारी चीजों का समाधान सिर्फ एक आदमी से कहते हैं कि आप ही निकाल दो और सारी गलतियां आपकी हैं? तो आप ये कह आपको रहे अपनी हैं भी कि- जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है? तो नहीं, यही तो, इसीलिए तो मीटिंग हो रही है कि हर आदमी को अपनी तो भी फिर उनको जिम्मेदारी लेनी टारगेट पड़ेगी। क्यों किया जा रहा है? क्या आप कर रहे हैं? एक मिनट। आपकी पार्टी में जिस तरह से मनीष सिसोदिया की चिट्ठी लीक हुई योगेंद्र यादव के खिलाफ, उसे क्या माना जाएगा? उसे यह माना जाए कि मनीष सिसोदिया ने भी यही लिखा कि हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। जब मैं चुनाव हारा तो मैं जब पार्टी के सामने गया तो मैंने अपनी जिम्मेदारी भी तो ली। क्या कि योगेंद्र मुझसे क्या यादव ने कमियां रह गई? जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे नहीं दिए पार्टी से? किससे? योगेंद्र यादव ने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफे तो दिए ना, उन्होंने जिम्मेदारी तो जाहिर की ना। देखिए, इस्तीफे देने वाली राजनीति ये दूसरी पार्टियों में चलती है, हमारी पार्टी में नहीं चलेगी। तो जिम्मेदारी लेने का मतलब क्या हुआ? जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि पार्टी में सुधार करने के लिए भी आपको इतना ही प्रयास करना पड़ेगा, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। जो जितने शीर्ष नेता उनकी और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। चिट्ठी लिखने से जिम्मेदारी नहीं खत्म हो जाती है और इस्तीफा देने से जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हो जाता है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये दूसरी नेशनल पार्टियों में एग्जीक्यूटिव होता होगा, हमारे में यहाँ इसका नहीं कोई होता। हल निकाला जाएगा। जी, अगला सवाल। मेरा क्वेश्चन बिन्नी साहब से है, क्या बिन्नी साहब इस पार्टी को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे तब संतुष्ट होंगे? क्या बिन्नी साहब का अभी भी पहचान इसीलिए है कि ये आम आदमी पार्टी के आदमी थे? क्या इसीलिए वो स्टूडियो में जाते हैं कि इस पार्टी को बिल्कुल ख़त्म कर दे और मैं संतुष्ट हो जाऊँ? देखो, जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे ख्याल से एक भी लाइन मैंने ऐसी नहीं बोली होगी कि इस पार्टी को ख़त्म करने में कहीं दिखता हो आपको। मेरा प्रयास पहले दिन से रहा है कि पार्टी अपने आप में सुधार करे, अपने आप में जो गलतियां उनमें सुधार करे, इंटरनल डेमोक्रेसी लाए, लोगों को इन्वॉल्व करे, तमाम ऐसी चीज़ें, टिकट बंटवारे से लेकर जितनी भी चीज़ें आज हुई हैं। भाई साहब मान साहब खड़े हैं, इनसे पूछिए, पूरे देश के लोगों से 1,000 लोगों के साइन कराए गए, क्या इन्होंने साइन किए? पूछना, घर जा के साइन किए? इसलिए लोग नाराज है, इसलिए वॉलंटियर नाराज है। वॉलंटियर इसलिए नाराज है कि हमसे तो हजार लोगों के साइन कराए गए और ऐसे लोग बिना उसके लाके उनको टिकट दे दिए गए। ये कुछ खामियां हैं, इनको दूर करना चाहिए। मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, मैंने इससे पहले कहा था मेरा पॉलिटिकल जीवन खत्म हो जाए, लेकिन ये विचार नहीं बनना चाहिए इस देश में। बिन्नी साहब, 1,000 के साइन करा के आपको टिकट मिला, क्या इस्तीफा देने से पहले आपने 1,000 से पूछा था? नहीं, मैंने तो आपने कितने लोगों के साइन कराए कि मैं छोड़ना चाहता हूं? मैंने इस्तीफा दिया कहाँ चाहता हूं? अरे मैंने कहा इस्तीफा दिया, बताओ ना। मैंने इस्तीफा दिया ही नहीं आज तक। पार्टी को छोड़ा मैंने कहाँ छोड़ी पार्टी? आपने कहा मैंने आज तक पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मुझे निकाला। भगवंत मान जी, ये बताइए कि आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली सरकार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे थे, तो क्या जनता के बीच में जाके उन्होंने रेफरेंडम पूछा था अरविंद केजरीवाल ने जाके लोगों से मैं सरकार से रिजाइन कर दूंगा?
तो जब आपका मन करता है जो मर्जी करते हैं, ये डेमोक्रेसी है, ये पॉलिटिक्स है। तो आप ये बताइए सर, इतनी देर से आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं सहमत हूँ अब अगर सवाल आप पूछिए ना, सहमत स्पीच मत थे, कीजिए। एक सेकंड सर, अगर आप सवाल सहमत थे तो फिर आपने पार्टी क्यों छोड़ी? आपको ये जानकारी नहीं है कि मैंने पार्टी छोड़ी है कि नहीं छोड़ी माइक है। नहीं। मैं पार्टी के अंदर रहते हुए उन मुद्दों को उठाना चाहता था, पार्टी ने मेरा विरोध किया, पार्टी ने मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया। मैंने आज तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। आज हम इस चर्चा को इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम सब लोगों को यह लगता था कि विकल्प की राजनीति के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी इस समय दे रही है, और जिस तरह से लोगों ने इसके अंदर भरोसा दिखाया, आज भी दिल्ली की जनता 33% वोट आपको देकर सेकंड पोजीशन पे ले आई है। इसका मतलब दिल्ली की जनता को आपके ऊपर भरोसा है, वो अभी भी चाहती है कि आप अच्छे काम करिए, आत्ममंथन कीजिए जो कमियां रह गई हैं, और जो समाधान की बात आप बार बार कहते रहे हैं वो लोगों के समस्याओं का समाधान आप वाकई पेश करें। हम आपको शुभकामनाएं यहां से दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।